नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, अपन ने जो है कल पढ़ लिया था यशपाल का परिचय, कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 हिंदी अनिवार्य, और इसका गद्य भाग चल रहा था। यशपाल का परिचय अपन पढ़ चुके थे और यशपाल के पाठ का नाम है लखनवी अंदाज। तो यहाँ पर अपन ने थोड़ी सी बातें पाठ परिचय से संबंधित देखी थी कि जो सामंती वर्ग था वो जा चुका था, सामंती वर्ग का पतन हो चुका था, लेकिन कुछ लोग जो इसके आदी हो चुके थे वे अभी भी क्या कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। तो उस संस्कृति का वर्णन, ऐसे लोगों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखें, लखनवी अंदाज बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट आज रहने वाला है। देखिए, मुफसिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। लेखक महोदय जो हैं वो मुफसिल की पैसेंजर जो ट्रेन है, जगह का नाम है मुफसिल, वहाँ पर वो उस ट्रेन में बैठे हुए हैं और वो ट्रेन जो है वो धीरे धीरे चलने लगी है। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था लेखक को, इसलिए भीड़ भाड़ से बचकर एकांत में एक नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए लेखक महोदय ने जो है ट्रेन में सेकंड क्लास का जो था उस डिब्बे में बैठ गए थे। सेकंड क्लास की जो सीट थी वो उन्होंने बुक करवा ली थी। ठीक है, गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझ लिया कि इसमें कोई बैठा हुआ नहीं होगा, तो खाली समझकर जरा सा दौड़कर क्या किया है, उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा जो था निर्जन नहीं था। अनुमान लगाया कि भाई डिब्बे में कोई नहीं होगा, लेकिन डिब्बे में एक महाशय बैठे हुए थे। एक बर्थ पर, एक सीट पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के, लखनऊ का कोई नवाब था और लखनऊ को नवाबों का शहर भी आप कहा जाता है, ये आपको पता होगा। तो एक सफ़ेद कपड़े पहने सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मार के बैठे थे, पलाटी मार बैठे हो। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। मुंह में पानी आ गया होगा ना। तो सामने क्या थे, 2 ताजे खीरे देखे होंगे ना, खाने वाले होते हैं ना। तो खीरे जो है वो तौलिए पर रख रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न यानी बाधा का असंतोष दिखाई दिया। अकेला बैठा हुआ था, खीरे जो तौलिए पर रखे हुए थे। लेखक महोदय को आता हुआ देखकर जो है बेचारा घबरा गया। ठीक है, बाधा समझ ली कि भाई ये कहाँ से आ टपका। सोचा हो सकता है ये भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो। लेखक ने सोचा कि ये भी कोई नई कहानी की जो है नई कहानी लिखना चाहता हो, उसके लिए ये भी बैठा हो। खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने से संकोच में हो कि भाई इन्होंने मेरा खीरा देख लिया, ये कोई बढ़िया वस्तु भी नहीं है। ठीक है, होता तो अच्छा ही है भाई, खाने में अच्छा होता है, लेकिन इसको लगा ऐसा। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। भाई देखो, कोई सीट है उसमें कोई डब्बे में अकेला बैठा हुआ है, कोई दूसरा आता है तो उसको साथी बनाने के लिए लोग उतावले होते हैं कि भाई साहब इधर आके बैठ जाओ, मेरे पास में आके बैठ जाओ। लेकिन इन्होंने कोई उत्साह नहीं दिखाया कि भाई साथ मिल गया, बातचीत करते हुए ट्रेन में सफ़र होगा, ऐसा कुछ उन्होंने सोचा नहीं। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। मैं दिल को लेकर कर रहा है कि भाई अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए मैं भी उसकी तरफ देखा ही नहीं, दूसरी तरफ देखने लगा कि भाई अगले को बुरा लगेगा कि वो खीरा खा रहा है। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। लेखक अपने बारे में बता रहा है कि मेरी पुरानी आदत है कि मैं कल्पनाओं में खोया रहता हूँ। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेता हूँ, ये रहा। ठीक है, चलिए। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे कि नवाब साहब मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया होगा। भाई नवाब साहब ने सोचा कि पैसे भी बर्बाद नहीं होंगे और मन में विचार भी कोई अच्छा आ जाएगा, तो ये सेकंड क्लास का जो है टिकट खरीद लिया होगा। और अब गंवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंजिले दर्जे में सफ़र करता देखे। अब भाई नवाब साहब हैं, इज्जत बहुत है, शौक़ बहुत है, अपने आप को बहुत बड़ा व्यक्ति वो मानते हैं कि मैं सफ़ेद पोश आदमी हूँ, तो मुझे मंजिले दर्जे का, निम्न वर्ग का या मध्यम वर्ग का जो है मुझे कोई इस तरह सफ़र करते देखे, इस तरह खीरा खाते हुए देखे,
अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। लेखक अनुमान कर रहा है कि नवाब साहब अकेले थे, अकेले जाने में उनको दिक्कत हो रही थी, इसलिए इन्होंने खीरे खरीद लिए होंगे भाई कि साथ मिल जाएगा खीरों का। अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं, ये भी तो बड़ी दुविधा की बात हो गई। हम कनखियों से तिरछे नेत्रों से क्या करने लगे, नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर तक गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे कि भाई सिचुएशन तो थोड़ी ख़राब हो गई, इसको वापस मैनेज कैसे करें। तो ओहो, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। नवाब साहब ने भाई लेखक महोदय को संबोधित किया कि ओहो, आदाब अर्ज, नमस्कार स्वीकार करें जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे, भाई खीरा खाएंगे। नवाब साहब का, चलिए थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं वरना दिखेगा नहीं आपको, ये रहा। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। लेखक को लगा कि ये क्या हो गया भाई, नवाब साहब का जो मन बदल गया ना, तो वो अच्छा नहीं लगा लेखक को। भांप लिया, जान लिया कि आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं, मिला लेना चाहते हैं। यानी शराफत के चक्कर में क्या कर रहे हैं, अपने अभिमान के लिए, अभी अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने अहंकार के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत, जो एक तुच्छ लोग जो हरकत करते हैं उसमें शामिल करना चाहते हैं। कौन, नवाब साहब। जवाब दिया, शुक्रिया किबला, शौक फरमाएं, हमें इसका कोई शौक नहीं है। ठीक है, चलिए यह आ गया अपना नेक्स्ट पेज। देखिए यहाँ पर जो है नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़ लिया, झड़काए भाई, और सामने बिछा दिया गया है। सीट के नीचे लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया, खिड़की से बाहर निकाला, धो लिया भाई, और तौलिए से उसको पोंछ भी लिया। जेब से छुरा निकाला है, चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिरे काट डाले और उन्हें गोद कर झाग निकालना प्रारंभ कर दिया। फिर खीरों को बहुत एहतियात से आराम से छिला, फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए, फाक काटते गए और धीरे धीरे उसको तौलिए पर सजा लिया। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। स्टेशन पर जो खीरा बेचते हैं वो उनको पता है कि खीरा जो है उसको किस तरह से काटा जाता है, किस तरह से इसको उपयोग में लिया जाता है। ग्राहक के लिए जीरा, मिला नमक, पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। जो लेने आते हैं उनको जीरा भी दे देते हैं, नमक भी दे देते हैं और पीसी हुई लाल मिर्ची भी साथ में दे देते हैं, क्योंकि इन सब के इस्तेमाल से जो है वो खीरे का जो स्वाद है वो अलग तरीके का हो जाता है। कभी खा के देखना आप, ठीक है। तो नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा, मिला नमक, लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी, बिल्कुल उसको सजाया है, नमक वगैरह डाला है, लाल मिर्च डाली है। उसके प्रत्येक भाव, भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। यानी जैसे ही वो सारा क्रियाकलाप कर रहे थे, उनके मन में जो है उसको देखकर ही क्या कर रहे थे, लार टपक रही थी, वो इसके स्वाद को अनुभव कर रहे थे, महसूस कर रहे थे। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको फिर ऊपर ले लेता हूँ। देखिए आगे, हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, रईस दिख रहे हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल से मैं अपनी असलियत पर उतर आए धीरे धीरे। मीठी चीज़ देखकर या जो इस तरह का जो नज़ारा है वो देखकर मुंह में पानी आ गया, तो वो तो भाई असलियत तो व्यक्ति के सामने आई जाती है। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया और क्या कहा, वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है, फरमाइए भाई, खीरे को खाइए, लखनऊ का प्रसिद्ध खीरा है ये। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़ा खीरे की पनियाती फाँकें, अलग अलग हो गई जो फाँकें हैं, देखकर पानी मुँह में ज़रूर आ रहा था। लेखक अपनी बता रहा है कि मेरे भी मुँह में पानी आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। अब तो भाई इनकार करने के बाद में तो खिलाता भी कौन है, खिलाते तो हैं लेकिन शर्म के मारे खा नहीं सकते आप भी। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर लेते हैं भाई। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, खाने की इच्छा नहीं हो रही है, मैदा भी ज़रा कमज़ोर है, यानी पेट हाजमा भी थोड़ा कमज़ोर है। किबला शौक फरमाएं, आप ही इसको खाएं।
नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। लेखक साहब ये देखो बैठे हुए हैं ना, फोटो में दिख रहा होगा बढ़िया से ना। तो ये लेखक महोदय बैठे हुए हैं और इनके सामने जो है वो नवाब साहब बैठे हुए हैं। ये खीरे की फांक इन्होंने ले रखी है। यहाँ पे ये टेबल है, इस पे गिलास रखा हुआ है। ये खीरे की फांकें यहाँ पर रखी हुई हैं और दोनों तरफ देखो पंखे वगैरह भी लगे हुए हैं। ये आप आराम से देख लेना, किताब में लिखा हुआ है, ठीक है। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, फांके हाथ में ली, खिड़की के बाहर देखा, एक लंबी सांस लेते हैं और उठकर खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, बिल्कुल पास में ले गए ना, दिख रहा है ना फोटो में। फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद ली, जैसे उसको पास ले जाकर ही उसका स्वाद जो है वो अनुभव कर रहे हैं। तो मुँह में भर आए पानी का घूंट गले में उतार लिया। मुँह में जो पानी आया ना उसको पास में ले जा के देखने से ही उसको गले में उतार लिया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया और देखो सूंघ के उसको क्या किया, बाहर फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसा स्वादन कर, बुरी इच्छा से उसका रसा स्वादन कर, उसकी सुगंध लेके ही वो क्या कर रहे थे, खिड़की से एक एक फांक को बाहर फेंक रहे थे। बड़ा देखो अजीब है ना, खाने की जो चीज़ होती है उसको सिर्फ एक शौक के कारण, अपना नवाबी रोब दिखाने के कारण वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, सूंघ रहे हैं और सूंघ कर उसको खिड़की से बाहर फेंक रहे हैं। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए। पोंछने की जरूरत क्या थी भाई। और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो कि यह है खानदानी रईसों का तरीका। क्या क्या हुआ भाई, इससे कोई फ़ायदा हुआ ना, भूख मिटी और शांत तो होनी क्या है भाई। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर अब लेट चुके थे। जो क्रियाकलाप इतने देर तक इन्होंने किया ना उससे थक हार चुके हैं। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, तौर तरीका, नफासत, साफ़ सफाई रखने का है ना एक तौर तरीका, नज़ाकत। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस, साफ सुथरा, एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर यानी पेट की जो संतुष्टि है वो कम हो सकती है, पेट की भूख कम हो सकती है क्या? बिल्कुल मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इससे पेट की भूख शांत हो सकती है या नहीं हो सकती। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। डकार भी ले लिए, देखो कुछ खाया भी नहीं और डकार भी ले लिए। बड़े ही अजीब ही इंसान थे भैया ना। अच्छा परिचय हुआ, अच्छा पाठ आया है हमारी किताब में। तो नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है सलील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल ही देता है, पेट पर बोझ डाल ही देता है। बिल्कुल लजीज होता है, थोड़ा भारी होता है और शकील यानी कुछ कोमलता भी उसमें होती है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। लेखक को तुरंत ही नई कहानी का जो लेखक था वो समझ में आ गया भाई। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से अगर पेट भर जाता है और डकार भी आ सकती है, तो क्या बिना विचार के, बिना घटना के, बिना पात्रों के लेखक अपनी इच्छा से नई कहानी नहीं लिख सकता? बिल्कुल बहुत अच्छी बात जो है वो लेखक के दिमाग में यहाँ पर आई है। तो यहाँ पर प्रश्न भी दिए गए हैं, इन प्रश्नों को जो है करवाएंगे, बिल्कुल आपको करवाएंगे, लेकिन अभी नहीं करवाएंगे। इन प्रश्नों को जो है वो बाद में करवाएंगे, अभी आपको प्रश्न नहीं करवाएंगे। आप जो है स्वयं ही इन प्रश्नों को करें। और देखते हैं, स्कूल वाले बच्चे तो काफ़ी बार कह चुके हैं कि सर जो है वो आप प्रश्न उत्तर भी करवाएं। बिल्कुल करवाएंगे, अभी जल्दी ही जो है 1-2 दिन में जो है प्रश्नों को भी स्टार्ट करेंगे। पहले कक्षा 12वीं से जो है एक एक पाठ को लेके अपन प्रश्न यहाँ पर करेंगे। तो आपके जो है कई बच्चे जो है पासबुकों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी ज़रूरत आपको ना पड़े, तो इसीलिए जो है वो यहाँ पर प्रश्न भी आपको करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और नवाब साहब के बारे में भी 2 शब्द आप ज़रूर लिखें। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल इसी समय नेक्स्ट पार्ट के साथ में। थैंक यू।